चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आज जो है ये फाइनल लेक्चर होगा राज्य व्यवस्था के पीठ 365 का। और इस फाइनल लेक्चर से ये एहसास हो रहा है कि अब धीरे धीरे कंप्लीट किया जा सकता है। अगर किसी भी सब्जेक्ट को हम उठाएं आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। बस हमें भी थोड़ा सा निरंतरता के साथ लगे रहना है, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा एक जब आप कोई चीज़ करते हैं ना, जैसे होता है ना कि जब लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, तो करते क्या है, जब सेंचुरी मारता तब उससे बड़ा एक अलग फीलिंग आता है हमने जो कर दिखाया, या उस टाइप के कंप्लीट। अब जैसे इससे मुझे एक मोटिवेशन मिली, मैं मान लीजिए कोई सब्जेक्ट शुरू कर दूँ कि मान लीजिए इकोनॉमी शुरू कर दूँ या हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट शुरू कर दूँ, तो अब ये कम से कम ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर हम चाहेंगे तो उसको जो है कंप्लीट कर देंगे, पूरा सब्जेक्ट शुरू से लेकर अंत तक। अब फ्री में लेक्चर अगर कर दिया जा रहा है तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, सोच के देखिए कि जो अब जैसे आप मान लीजिए सोच रहे हैं कि हमको ये आर्टिकल मिल जाए या ये इस सब्जेक्ट का लेक्चर मिल जाए। कुछ लोग ऐसा होता है, जिस नए बच्चे होते हैं थोड़ा सा उनको समझने में दिक्कत होती है। मैं तो ऐसा कुछ तो नहीं कहता, फिर भी एक होता है ना कि चलो कुछ तो देख लें, और ये भी हो सकता है एक बेहतर विकल्प भी हो जाए। भाई क्यों नहीं हो सकता बेहतर विकल्प? हम ही जैसे लोग तो विकल्प पैदा करेंगे ना। अब जैसे जो अभी जिनको अभी आप देख रहे हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं, जितने लोग पढ़ा रहे हैं, कभी उन्होंने शुरुआत किया था, आज हम एक नए स्टेप ले रहे हैं। और जहाँ दो एक सब्जेक्ट अच्छे से कवर करेंगे तो एक फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मतलब पढ़ा भी रहे हैं बढ़िया कोई सब्जेक्ट जब पढ़ा रहे हैं तो मज़ा आ रहा है पढ़ा करके। तो जब एक चीज़ खुद को मज़ा आने लगे ना, तो फिर काम आसान हो जाता है। अब जैसे सोचिए मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है बोलने में, मज़ा समझाने में, है ना। एक लगता है चलो कुछ कर रहे हैं है ना, इस टाइप फीलिंग आती है। और अब कहते हैं ना, जब पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर तो भाई बात ही अलग है। खैर देखते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे स्थिति होगी बदलती जाएगी मामला है ना। सिचुएशन बदलते ही थोड़ा सा हालांकि अब सबसे अपडेट हो ही जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग लगे हुए लगातार एकदम लगे रहेंगे धुआंधार। अभी क्या, अभी तो ये तो करंट चल रहा है ना, करंट के बाद भी हो सकता है कोई सब्जेक्ट शुरू हो जाए या कोई आपका डिफिकल्ट टॉपिक है, जो लोग कुछ ऐसा करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि अब तो चल रहा है, अब तो गाड़ी तेज चल रही है ना। चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा, ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज, इसमें क्या है। हाल ही में गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICAL का उद्घाटन किया गया। क्या किया गया? ICAL का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब आता है अन्य संबंधित तथ्य। इसमें क्या है, यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। यह भारत में पहली चीज है। इस केंद्र का उद्देश्य स्थानीय शासन निकायों की लेखा परीक्षा के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करना है। वैश्विक मानक, ठीक है। अब क्या था, ICAL के बारे में देख लीजिए। ICAL क्या है? यह नीति निर्माताओं और लेखा परीक्षकों के बीच सहयोग की एक मंच के रूप में कार्य करेगा। किसके? नीति निर्माताओं और लेखा परीक्षकों के बीच एक क्या है, सहयोग के एक मंच के रूप में कार्य, ठीक है। साथ ही यह लेखा परीक्षकों के क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी कार्य करेगा। यह स्थानीय शासन के लेखा परीक्षकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में क्या करेगा, मदद करेगा। इससे स्थानीय सरकारों के वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन और सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार होगा। ठीक है, यह जमीनी स्तर पर शासन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की ज्ञान केंद्र और थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। थिंक टैंक नीति आयोग की तरह, सच नीति आयोग भी तो आपने बताया था थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, वैसे याद रखिए। अब बात है स्थानीय स्वशासन और उसके लेखा परीक्षण के बारे में, तो ये कहाँ पर है, क्या है, देखिए। 73वें 74वें संविधान अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 11वीं अनुसूची तथा भाग 9A 12वीं अनुसूची, याद रखिएगा, अनुसूची और भाग कभी कभी स्टेट वाले यही पूछ लेते हैं किस भाग में है, किस अनुसूची में, ध्यान रखिएगा, जोड़े गए थे। इनमें स्थानीय शासन से संबंधित क्या किए गए, प्रावधान किए गए हैं। स्थानीय शासन संबंधित 2020 में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट करने तथा जमीनी स्तर पर धन के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित की थी। ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित की थी। इस एप्लीकेशन को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, सुना होगा नाम? नहीं सर, ये क्या मतलब, आप बताया नहीं आज तक भाई, सुनोगे तब तो बताएंगे ना। जिनेवा में वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्या बात है, पुरस्कार भी मिल रहा है। पैसा रहता है सर, कितना पैसा मिल रहा है, पैसे की जानकारी आपको चाहिए क्या? स्थानीय स्वशासन निकायों की वर्तमान लेखा परीक्षा प्रणाली, देखिए क्या है।
कैग सुना होगा, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षक करने का अधिकार कैग कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971 से प्राप्त होता है। नहीं पढ़ा, अगर पढ़िएगा हम लक्ष्मीकांत फिर से पढ़िएगा। कैग पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी 3 स्तरों के लेखाओं के उचित रख रखाव एवं लेखा परीक्षण पर नियंत्रण रखता है और उनका पर्यवेक्षण करता है। ये भी बात है सर, बिल्कुल यही बात है। अधिकतर राज्यों में स्थानीय निधि खातों के परीक्षण ELFA या स्थानीय निधि खातों के निदेशक DLFA, सर इल्फा डेल्फा क्या बता रहे हैं, लेखा परीक्षण कार्य करते हैं। ये संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय शासन निकायों को आवंटित फंड के उपयोग की लेखा परीक्षा करती हैं। क्या बात है। कैग स्थानीय निधि खातों का परीक्षक अल्फा या स्थानीय निधि खातों के परीक्षक डेल्फा के मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। सर खाना नहीं सहायता क्यों देता है। कैग इन संस्थाओं का निरीक्षण भी करता है। कैग इन संस्थाओं क्या करता है, कैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये वाला तो आपको पता ही होगा। अब देखिए क्या है, स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। किससे, स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। अनुच्छेद 243G क्या है, स्थानीय निकायों की शक्ति के हस्तांतरण के लिए मूल सिद्धांत सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब आता है क्या कि 243J, इसमें क्या है, किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों द्वारा लेखाओं के रख रखाव और ऐसे लोक लेखाओं की लेखा परीक्षा से के संबंध में प्रावधान कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अनुच्छेद 243Z, इसमें क्या है सर, जेड तो ABCD लग रहा है मुझे नहीं, देखिएगा, किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर नगर पालिकाओं द्वारा लेखाओं का रख रखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। ये कुछ पॉइंटर है, आप जो है ये देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कौन सा आर्टिकल है, छावनी बोर्ड। सर ये कौन सा बोर्ड है, कंटोनमेंट बोर्ड। पॉलिटी में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा सर। हम पॉलिटी नहीं पढ़ते, बाकी सब पढ़ते हैं। अच्छा कि हमको पॉलिटी आता है पर ज़रा एग्जाम में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 15 में से 15 अटेम्प्ट किए, 15 में से 7 सही हुआ, 8 गलत हो गए यही आता है पॉलिटी। कट पीरियड कितना बन गया, कट पीरियड बन गया 5-4 नंबर, 5-4 क्वेश्चन हो गए बराबर, 15 में से 4-5 क्वेश्चन, ऐसे होता ही है UPSC में। खैर मजाक में सीरियस बातें होनी चाहिए थोड़ी। 10 छावनी बोर्डों की जमीन के कुछ हिस्से का विलय संबंधित राज्य के स्थानीय निकायों में किया जाएगा। 10 छावनी बोर्डों की जमीन, ये तो सुर्खियों में होने का था। अब बात आती है कि छावनियों के बारे में। सर ये छावनी के बारे में छप्पर पर डाले हैं क्या, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, हल्का फीलिंग आ रहा है छप्पर ऊपर वाली। अच्छा आपको छप्पर वाली फीलिंग आ रहा है। देखिए क्या है, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सैन्य टुकड़ियां, बस इतना याद रखिए, सैन्य टुकड़ी, छावनी मतलब सैन्य टुकड़ी के लिए किलेबंदी की जाती है। यहां मुख्य रूप से सैनिकों के क्या होते हैं, आवास होते हैं। हालांकि यहां असैन्य आबादी भी मौजूद रहती है। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि छावनियों में केवल सैन्य टुकड़ियां रहती हैं, असैन्य आबादी भी मौजूद रहती है। आपको लगेगा कैसे हम बात कर रहे हैं सर, असैन्य कैसे रह जाएगा, बस वहीं गलत कर देंगे क्वेश्चन। इसमें सैन्य कर्मी और सामान्य नागरिक दोनों आबादी समूह शामिल होते हैं। कौन कौन, सैन्य कर्मी और सामान्य नागरिक दोनों आबादी समूह शामिल होते हैं। वहीं एक सैन्य स्टेशन केवल सैन्य कर्मियों के उपयोग और आवास के लिए होता है। ऐसा स्टेशन एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्थापित किया जाता है। ठीक बात है, इतनी बात क्लियर है। उत्पत्ति बात कर लेते हैं। 17 अच्छा उत्पत्ति आपको सुना होगा, अरे बहुत कहानियां हैं इसके पीछे, देख लेते हैं थोड़ा सा। उन्हें 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी। सर अंग्रेज किए थे क्या ऐसी पहली छावनी बैरकपुर कोलकाता में 1765 में स्थापित की गई थी। आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में। वर्तमान में भारत में 61 छावनियां हैं। 61 सर, हमारे बगल में कोई है ही नहीं, हम तो देख नहीं पा रहे भाई, ये 61। इनमें से 6 की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के बाद की गई थी। 6 की स्थापना, बाकी सोचिए उसके पहले के ही ये सब। प्रशासन क्या होता है इसमें, कैसे, देखिए कि छावनियों को स्थानीय स्वशासन संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि राज्य सूची बना देंगे, समवर्ती कुछ ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी चीज़ समवर्ती में कौन सी, तो याद रखिएगा स्थानीय कौन छावनियों का स्थानीय स्वशासन संघ सूची का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के में संघ सूची की प्रविष्टि 3 में उल्लिखित है। अच्छा ये बात हो गई। अब देखिए क्या है,
छावनियों को वर्तमान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छावनी अधिनियम 2006 के तहत प्रशासित किया जाता है। ठीक है, अधिसूचित छावनियों में के नगर प्रशासन का समग्र कार्य छावनी बोर्ड्स के पास है, जो कि लोकतांत्रिक निकाय है। ये बोर्ड लोक स्वास्थ्य, जलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा आदि प्रदान करने जैसे नागरिक कार्य संपन्न करते हैं। सर ऐसा भी है क्या? छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। किसके? रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, ध्यान रखिएगा। और उसको छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का पद अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा, छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड। ठीक है, ठीक है, कुछ पॉइंट है। छावनी बोर्ड की श्रेणियाँ, श्रेणी भी कुछ है क्या सर? बिल्कुल श्रेणी, देखिए कैसे। श्रेणी 1 में क्या है? 50,000 से अधिक जनसंख्या जहाँ पर होगी वहाँ पर श्रेणी 1। 10,000 से 50,000 के बीच की जनसंख्या श्रेणी 2। 2,500 से 10,000 की जनसंख्या श्रेणी 3 और 2,500 से कम की जनसंख्या श्रेणी 4। ये कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, छावनी की श्रेणियाँ हो गई। उसके बाद क्या है? देखिए, पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकरण। वाह क्या बात है! पर्यावरणीय मुद्दे का संवैधानिकरण, मतलब पर्यावरण और संविधान दोनों मिक्स कर जाएंगे, अभी देखते रहिए। इकोनॉमी, यही तो यूपीएससी का तरह की मजा है, ऐसे सब बनते हैं ये। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार को भी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत शामिल किया जाना चाहिए। क्या बात है! 14 और 21 दोनों में है, ऐसा भी नहीं कि आप एक सोच रहे हैं कि केवल 21 मान रहे हैं। इसमें क्या है? अन्य संबंधित तथ्य क्या है? देखिए, यह निर्णय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और उनके पर्यावास की सुरक्षा के संबंध में दायर रिट याचिका M.K. रंजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के तहत दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार जैसे मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करते हैं। ये रहे कुछ पॉइंट, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बड़ा तेज चल रहे हैं सर जी, अब तेज थोड़ा चलना पड़ेगा ना, तो खत्म नहीं होता चला कि बैठे रह गए ऐसे आराम से। उसके बाद देखिए क्या है कि यह एक ऐसा निर्णय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार और अनुच्छेद 21, आपको रटा होना चाहिए सब बातें, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार के दायरे को व्यापक बनाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात किस पे करते हैं? अब बात करते हैं ये कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संविधान के अनुसार समाधान करने के संदर्भ में न्यायिक घोषणाएं क्या क्या हुई हैं। M.C. मेहता बनाम भारत संघ 1987, इसमें क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त परिवेश में जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996, तो कितने लोग पैदा हुए होंगे इसी ईयर में। सुप्रीम कोर्ट ने सतत विकास के लिए एहतियाती, क्या बात, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत पर जोर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सतत विकास की अनिवार्य विशेषताएं हैं। एहतियाती सिद्धांत क्या है? अब यहां समझ लीजिए, एहतियाती सिद्धांत क्या है? पर्यावरण या स्वास्थ्य से जुड़े खतरों के स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य न होने की स्थिति में निर्णयकर्ताओं को सावधानी बरतने की अनुमति प्रदान करता है। प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत ही क्या है? इसके तहत प्रदूषण पैदा करने वाले लोगों को ही इसके प्रबंधन की लागत वहन करनी होती है। मतलब जो प्रदूषण करेगा वही क्या करेगा, इसका जो है लागत भी वहन करेगा। ठीक है, अब आता है क्या? राजनयिक पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, इसके ये क्या है? इस पर कुछ विवाद हो गया क्या? देखिएगा क्या विवाद रहा है। हाल ही में संसद के एक सदस्य से यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद राजनयिक पासपोर्ट का दुरुपयोग पर जर्मनी भाग गया। सर आप फंस रहे हैं पढ़ते वक्त। ऐसा रहता तो उसको क्या बोलते हैं, AI को लगा दिया जाए ना, वो पढ़ सुनेगा। हाँ ठीक, मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, जल्दी पढ़ बता दूंगा। देखिए क्या राजनयिक पासपोर्ट होता क्या है? यह पासपोर्ट भारत सरकार की अधिकृत या नामित व्यक्तियों को जारी किया जाता है। किसको? अधिकृत या नामित व्यक्तियों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन व्यक्तियों में शामिल हो सकते हैं कौन कौन? वे जो विदेश में रह रहे हैं और जिन्हें राजनयिक दर्जा दिया गया, जो विदेश में रह रहे हैं जिन्हें राजनयिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और कौन? वे सरकारी अधिकारी जो राजनयिक कार्यों के लिए आधिकारिक उद्देश्यों के लिए विदेश जा रहे हैं, उनको। दो तरह की वैधता कितने साल को होती है? 5 वर्ष या उससे कम। सर 5 साल बड़ा रहता है कहीं पर, है ना? नहीं, क्या कर सकते हैं।
लाभ, लाभ क्या होता है? छूट, उन्मुक्ति, इम्यूनिटी। इसमें क्या है? ऐसे पासपोर्ट धारकों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का अधिकार है। इसमें मेजबान देश में गिरफ्तारी, डिटेंशन और कुछ कानूनी कार्रवाई क्या होती है? छूट होती है। कुछ देशों में वीजा की आवश्यकता से छूट होती है, कुछ देशों में, जहां पर अब देखिए कहां पर होता है। आमतौर पर विदेश मंत्रालय भारतीय सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक कार्यों या यात्रा के लिए विदेश जाने के लिए वीजा नोट भी जारी करता है। ठीक है। हालांकि भारत के पास जर्मनी के अलावा 33 अन्य देशों के साथ राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्ति यात्रा समझौते की बात है सर। जर्मनी के अलावा भी कितने हैं? 33। यह समझौता भारतीय राजनयिक पासपोर्ट धारकों को 90 दिनों तक वीजा के बिना इन देशों की यात्रा करने की अनुमति देता है। 90 दिन, बहुत है 90 दिन सर। हम तो सोच रहे हम साल भर जाएंगे तो फिर सोचिए आराम से। देखिए क्या इसमें भारतीय पासपोर्ट के बारे में क्या क्या है इसमें देखिए। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के तहत पासपोर्ट और वीजा का उल्लेख किया गया है। किसमें? संघ सूची के, ध्यान रखिएगा। भारत में यह पासपोर्ट अधिनियम 1967 द्वारा शासित होता है। इसके अनुसार क्या है? भारत से प्रस्थान करने वाले, मतलब भारत से जाने वाले या प्रस्थान करने का इरादा रखने वाले सभी व्यक्तियों के पास वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज होना आवश्यक है। हालांकि केंद्र सरकार कुछ लोगों को पासपोर्ट रखने की आवश्यकता से छूट दे सकती है, तो जो है केंद्र सरकार की अपनी शक्ति है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट जारी कर सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है, यदि सरकार का यह मानना है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, भारत में 3 प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। 3 प्रकार के सर? अच्छा, पहली बार सुन रहे हैं। सामान्य, नीले रंग का सामान्य हो जाएगा। हाँ। राजनयिक, सफ़ेद रंग का, राजनयिक वाला सफ़ेद रंग का रहेगा। और आधिकारिक मैरून रंग का रहेगा। आधिकारिक कौन सा, कैसा रंग रहेगा? मैरून रंग का। पता रहना चाहिए, कभी मान लीजिए मिल गए तो आप सोच रहे हैं सर हम कौन सा लेगा, ये किसका नाम कैसे देख कैसे पहचान लें, तो ऐसे पहचानना पड़ता आपको। अब आता है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। अब ये अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ कौन कौन सी है, जरा इसको भी गौर करते हैं, है ना। देखिए क्या क्या है। कॉमन सर्विस सेंटर्स, इसमें क्या है? CSC। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल CSC SPV की स्थापना के 15 वर्ष पूरे हो गए। इंपॉर्टेंट हो गया 15 वर्ष। CSC SPV कॉमन सर्विस सेंटर्स योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। ठीक है। अब क्या आता है इसके बारे में जरा देख लीजिए। हैं CSC SPV के बारे में देख लेते हैं कुछ क्या है इसमें। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया। किसके अंतर्गत? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। एक ही हो गया। यह कॉमन सर्विस सेंटर्स की मदद से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीकृत सहयोगी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। केंद्रीकृत सहयोगी फ्रेमवर्क। ठीक है। विजन, कॉमन सर्विस सेंटर को नागरिकों के लिए सेवा प्रदान करने वाले केंद्रों की एक विश्वसनीय और सर्वव्यापी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क के रूप में विकसित करना। ये कुछ पॉइंट। अब आता है कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में। किसके बारे में? कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में। इसमें क्या है देखिए। ये 2006 में शुरू की गई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP के 3 स्तंभों में से एक है। NEGP। ठीक है। NEGP के अन्य 2 स्तंभों का कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय डेटा बैंक या राज्य डेटा केंद्र। ठीक है। ये चीज कॉमन सर्विस सेंटर भारत में ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को एकीकृत तरीके से सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले निकटस्थ केंद्र हैं। ठीक है। ये देश के क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए पैन इंडिया नेटवर्क है। सर पैन इंडिया नेटवर्क क्या है? वो जो सब्जी बनाने वाला क्या पैन वो नहीं भाई। कॉमन सर्विस सेंटर से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन सेवाएं हैं जरा देखिएगा। G2C, ये क्या है? G2C सरकार टू नागरिक सेवाएं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, जैसे आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं, आधार कार्ड से, और क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ये सब। एक आता है कि B2C बिजनेस टू, मतलब व्यवसाय से उपभोक्ता सेवाएं, है ना। बिजनेस टू कंज्यूमर, इसमें क्या है? जैसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और कौन सा? मोबाइल और DTH रिचार्ज आदि। वित्तीय सेवाएं कौन सा? बैंकिंग, बीमा, पेंशन आदि। तो सिंपल सी बात है, वित्तीय सेवाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? सर वित्तीय सेवाएं हमको
नहीं समझ में आता है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समय निकल जाएगा ना। कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 CSC 2.0 योजना, इसमें क्या है, प्रारंभ शुरुआत कैसे 2015 में। उद्देश्य देश भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करना, कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर। लक्ष्य क्या है इसका, लक्ष्य एक यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फोरम के जरिए सेवा उपलब्ध कराने वाले केंद्रों को जोड़ना। और मुख्य विशेषताएं क्या है, सेवाओं का मानकीकरण करना, ग्राम स्तरीय उद्यमियों के रूप में अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करना आदि। अब क्या आता है, अब आता है कौन सा सर आर्टिकल है बताइए। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI 2024, इसमें क्या है, वार्षिक WPFI 2024 में 180 देशों में भारत 159वें देश स्थान पर रहा। सर ये तो मज़ेदार रैंकिंग आ गई, इतना ज़्यादा रैंकिंग भाई ये गड़बड़ होता है। 180 में 159वें स्थान पर, पहले स्थान वाला अच्छा माना जाता है, ये नहीं 180 जो है वो अच्छा माना जाएगा, उल्टा सोच रहे हैं पता चला। देखिए क्या है इसके बारे में जरा देखते पहले। यह सूचकांक पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स है ना, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। पहले चीज़ बिना बॉर्डर वाला, बस इससे याद रखिए कुछ नहीं। यह संगठन सूचना की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रसार के में दुनिया के अग्रणी गैर सरकारी संगठनों में शामिल है। यह सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई पर जारी किया जाता है। कब, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई पर जारी किया जाता है। ये भी कुछ पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट, वर्ष 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी प्लेनेट के लिए प्रेस, पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता। प्लेनेट के लिए प्रेस, पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता। देखिए शीर्ष रैंक वाले 3 देश कौन कौन, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो आपको पता ही होगा, जो लोग वनडे वाला पढ़ रहे होंगे, वनडे कर रहा हूँ सॉरी, PCS वाला पढ़ रहे हैं, BPSC वाला, ये सब UP PCS BPSC ये सब आपको पता होगा। सूचकांक की रैंकिंग 5 संकेतों पर आधारित है। ये संकेतक है राजनयिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा। ये कुछ पॉइंट है, इनको भी आप जो ध्यान रखिएगा। अब आता है सह जिला पहल, को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, असम सरकार ने जिला प्रशासन के भीतर सह जिला की अपनी तरह की पहली अनूठी अवधारणा शुरू की है। ठीक है, किसने, असम सरकार ने। असम कहाँ पे सर, हमको लगा सर लंदन के बगल में असम है। अच्छा अच्छा फिर तो बढ़िया है। यह सिविल सब डिवीज़न की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर शुरू की है। किसके स्थान पर, सिविल सब डिवीज़न की मौजूदा प्रणाली। अच्छा, सह जिलों के बारे में क्या है जरा इस बार देख लीजिए। सह जिलों के बारे में, ये जिलों से नीचे की लघु प्रशासन की इकाइयाँ होंगी। यहाँ का प्रशासन प्रमुख सहायक जिला आयुक्त रैंक का अधिकारी होगा। उसके पास जिला आयुक्तों के समान शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ होंगी। ठीक है, महत्व क्या है इसका, इससे प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा। इससे क्या, प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा। शासन को अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके आसानी से। नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में सुधार होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिए। लोगों को उनके घर के नज़दीक सरकारी सेवा प्रदान करने में प्रदान की जा सकेगी आराम से। ठीक है, ये कुछ रहे आपके पॉइंट, ये कुछ रहे आपके आर्टिकल। ये रहा आपका फुल एंड फाइनल। ये देखिए उनका ऐड है। आज पूरा टाइम कितना लगा, 23 मिनट। पूरा ये PDF 365 फिनिश हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। और इसका 2-3 वीडियो जो भी लगेगा, चाहे जैसे भी एक रिवीजन वीडियो आ जाएगा, आराम से देख लीजिएगा, काम खत्म। उसके बाद धुआंधार क्या करिए, धुआंधार टेस्ट दीजिए। टेस्ट पे टेस्ट सुना होगा ना, टेस्ट पे टेस्ट हैं, देते रहिए, रिवीजन करिए, देते रहिए आराम से टेस्ट। बाकी तो एग्ज़ाम तो देना ही है, एग्ज़ाम तो लास्ट है ही 25 मई, याद ही होगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शुरू करेंगे। अब इसमें तो ये तो श्रृंखला यहीं पे हो सकता है, रिवीजन वाला जो 2-3 वीडियो है, उसके बाद ये प्लेलिस्ट अब कब शुरू होगी, जब अपडेटेड इसमें आएगा, तब अपडेटेड आएगा तो अपडेटेड शुरू किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके।